हाय एवरीवन, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स क्लास 12 का। अच्छा, ये किसके लिए है मैं पहले से बता दूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार 11th पास करके 12th में गए हैं, ठीक। और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो जी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 12th में, उन तीनों बच्चों के लिए है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा, ठीक। आई विल ट्राई डेट कि आपका लेक्चर अपलोड होता रहे। कुछ समय न होने की वजह से अपलोड नहीं हो पाता कभी, तो मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर आपका ज़रूर अपलोड हो। कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे लेक्चर डेली अपलोड कर सकूं अगर मेरे पास टाइम रहा। लेकिन आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक, सभी बच्चों के लिए जो भी देख रहे हैं कहीं से भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपका नोट्स बनाने का मन हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज को एट रेस्ट कंडीशन पढ़ते हैं। मीन्स डेट कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज किस में होता है, आपका रेस्ट में होता है। सबसे पहले आप ये समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है आपका चार्ज होता है। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। when charge is in rest position then that is called electrostatic। मतलब हम जो कुछ भी फेनोमेना पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, अगर उसमें आपका चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें हम चार्ज को क्या कंसिडर करेंगे कि चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। देखिए जैसे कि आप क्लास 11th में एक चीज पढ़े होंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा चीजों को। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th पढ़ा होगा कि हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है मास। जिस ऑब्जेक्ट की में मास होता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मास तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो वह ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। किस लिए अट्रैक्ट करता था, क्योंकि उसमें मास नाम की प्रॉपर्टी है। मास नाम की प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट अगर हम ए मानते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बी मानते हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। तो ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं पता है, क्योंकि इसमें मास है। मास नाम की प्रॉपर्टी होने की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट जिसमें दोनों में मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार 12th में हम लोग एक प्रॉपर्टी और पढ़ने वाले हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए मैं आपको पीछे जो आपने पढ़ा है उससे हम आपको कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं कि जिस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मास होती है जिसके कारण हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्या होती है बच्चा, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो आप कैसे कहेंगे सेंटेंस में इसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, इसके नीचे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, जिसके कारण एन ऑब्जेक्ट
अट्रैक्ट और रिपेल, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा अनदर ऑब्जेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर हुआ? मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अभी इसके अंदर जाएंगे, क्यों अट्रैक्ट करता है, क्यों रिपेल करता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, एक एग्जांपल की बात करें तो आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है। मार्कर को आप जब बचपन में हम लोग खेलते थे ना, जब स्कूल में थे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, स्केल को अपने बाल पर रब करते थे। रब करने के बाद हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते थे तो हम देखते थे कि ये स्केल या मार्कर जो कुछ भी हो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता था। तो उसमें ऐसा क्या आ जाता था कि वो अट्रैक्ट कर लेता था। असल में क्या होता था कि वह ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता था। क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था। वो कैसे है, क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आप हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब आपको समझ में आया? जिस प्रकार मास एक प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को केवल अट्रैक्ट करता है मास प्रॉपर्टी होने की वजह से, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा विद एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम आगे पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ में, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, आप नोट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वीडियो को पास करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अंदर की बात करते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या होता है जिससे अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी आती है। अच्छा, हम आपसे एक चीज पूछेंगे, यहां तक आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप लोग बताइएगा हमको, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स ले चलूंगा ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर होती रहे। क्योंकि क्या होता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो न्यूमेरिकल भी हमको लगाने में मजा आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा एक चीज और, देखिए क्या होता है बेटा, कोई अगर हम एटम लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर कोई एटम है तो बेटा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने मतलब क्या है कि जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं एक एटम का, सोडियम एटम। क्या लेता हूं? सोडियम एटम। अब आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो मतलब इसमें 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कहते हैं कि सोडियम एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कहने का सेंस क्या है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। न्यूट्रल कहने का सेंस यह है कि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव भी है। बहुत ध्यान समझिएगा, कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का सेंस यह है कि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटम में उतने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर यह एटम, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर यह एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तब बेटा इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसको समझते हैं। शुरुआत में कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। अब हम यहां देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव चार्ज्ड। मतलब इस एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई, या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, सोडियम पॉजिटिव आयन या सोडियम आयन, ठीक, पॉजिटिव आयन, क्योंकि Na+ हो गया। इसी प्रकार बेटा अगर हम बात करते हैं दूसरे एक एटम की, क्लोरीन की, आपको पता है कि क्लोरीन में क्या होता है, 17 एटॉमिक नंबर होते हैं। तो बेटा इसमें 17 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, केमिस्ट्री की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए करता है क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना होता है, 281। ये अपने वैलेंस सेल में 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। इसलिए प्रोसेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाती है। तो इसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका बेटा एटम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि इसके
वैलेंस सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए या वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बेटा, तो इस बार क्लोरीन पे निगेटिव आयन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 17 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहेंगे 17 प्रोटॉन रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको क्लोरीन निगेटिव आयन। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या सीखा कि कैसे, इसी प्रकार क्या होता है कि जब हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि हम जब रब करते हैं तो रब करने से क्या प्रोसेस होती है कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आता है उस पे नेगेटिव चार्ज। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ वी चार्ज टू एनी बॉडी, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हमने यह समझा कि जो आपकी चार्ज होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो आपने क्या समझा बच्चा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरा कहानी समझा, कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है, ठीक है, उसमें क्या मैकेनिज्म है, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन उठ सकता है, सर क्या सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज होता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है कि प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और बेटा प्रोटॉन को निकालना आसान बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन बेटा वैलेंस सेल में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स से न्यूक्लियस में बंधे हुए होते हैं, बाइंड होते हैं, तो आप उनको निकाल नहीं सकते। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू चार्ज एनी बॉडी, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप के, पहला क्या बेटे पॉजिटिव चार्ज, पहला आपका है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका क्या है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें क्या होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी में होता है कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है प्रोटॉन से तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है मींस प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इफिशियंसी ऑफ चार्ज, इफिशियंसी माने अधिकता या एक्सेस ऑफ चार्ज, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then that object will be positive charge, and if there is efficiency of electron on any object then that object will be negative charge। ठीक, यहां तक बातें क्लियर है। अब छोटी बातें कुछ हम लोग और जान लेते हैं, जैसे कि देखो हमको बिल्कुल बेसिक चलना है, हमको ऐसे चलना है कि जो बच्चा 11th में आया है 12th में उसको कुछ भी नहीं पता है। और हम ये भी ध्यान रखेंगे जो हमारे नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वीडियो को तो आगे करके देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो को छोटा ही रखूंगा, आप लोग के लिए फायदा होगा, आप बेसिक से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो हमारे जेई के बच्चे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो नीट और जेई के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, और जो केवल बोर्ड देना है वो बच्चे केवल बोर्ड तक ही देखेंगे। उनको अगर ज़्यादा लेवल हाई क्वेश्चन मिलता है, मैं बोलूंगा कि ये लेवल इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन इस लेवल का है, तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। ओके, चलिए, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि इस बार आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द पीएसपी चैनल। ओके, चलिए सबसे बात करते हैं हम लोग क्या कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखाते किससे, सिंबल क्या है, कहीं कहीं बच्चा कैपिटल क्यू, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। ओके, इसका यूनिट क्या होता है सर? अच्छा, हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं अभी तक सर। इसका जो यूनिट होता है सर इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो होता है क्या कूलाम। क्या होता है कूलाम, COULOMB, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं कूलाम की स्पेलिंग लिखने में। ओके सर, ये तो SI यूनिट है, क्या कोई CGS यूनिट है? बिल्कुल है, याद रखिएगा CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट
इसी को कहते हैं स्टैट कूलम्ब। क्या कहते हैं? स्टैट कूलम्ब। और इसी का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। याद रखिएगा बच्चा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी में वो भी पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी से एडिशनल है वो भी पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें से, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि आई यूनिट जो होती है चार्ज की होती है कूलम्ब, सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस में समझ रहे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि मीटर एमकेएस सिस्टम एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है लेंथ के लिए, उसी प्रकार चार्ज के लिए जो सीजीएस यूनिट है उसको हम लोग ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है आपका, उसका नाम है फ्रैंकलिन। मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है। क्या है? फ्रैंकलिन। इसी का नाम स्टैट कूलम्ब है, इसी का नाम ईएसयू है। और दूसरी बात आपको जो याद रखना है वो याद रखना है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम कंपटीशन के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसको बताना जरूरी समझते हैं। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जो आपका चार्ज होता है उसका नाम है फैराडे। क्या नाम है? फैराडे, ठीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, चाहे आप लिख के नोट कीजिए कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, सीरीज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन, या पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। सेंटेंस में मैंने बोल दिया है और हमने लिख भी दिया है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार नोट कर लीजिए बच्चा आप लोग। अभी तक आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी कि यूनिट क्या होती है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनते हैं और बोर्ड में बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और साथ साथ अगर आपको नोट करना है तो आप नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए ये पहला वीडियो तो हम अपने चैनल फिजिक्स से प्यार पे ही अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा लेक्चर आएगा, एक चैनल और है, आप जाके देखेंगे फिजिक्स से प्यार पर ही, जब चैनल में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कंपटीशन से प्यार नीट जेई के लिए भी एक चैनल मैंने बनाया है पर्टिकुलर, ठीक। तो अगला वीडियो में भी हम उसी पर अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगला वहीं पर अपलोड होगा। तो आप कंपटीशन से प्यार नीट जेई उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक चलते हैं सर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आज आपका जो डिफरेंस है दोनों के बीच, जो कंफ्यूजन उसको दूर कर देता हूँ। ध्यान सुनिए, कोई पूछता है आपसे स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो आप सिंपल से बताएंगे ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। बट बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन एक चीज आप लोग नहीं बोलते हो, वेक्टर क्वांटिटी में ये भी एक कंडीशन होती है कि वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब मैं करंट की बात करता हूँ, करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट डेट आर द स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ स्केलर ही पढ़ते हैं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वह वेक्टर नहीं होता, क्यों? क्योंकि वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए स्केलर में वेक्टर में कंफ्यूजन मत रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक क्राइटेरिया और एक कंडीशन क्या है कि डेट्स मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओके। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि ये हम इसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, सिंपल सी चीज, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है? बहुत ध्यान समझिए, एक ही प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब हम इसको सिंपल जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं
उसी प्रकार इसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, समझिएगा थोड़ा सा, किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्ज है, ठीक है। और हमसे पूछता है कि बताइए नेट चार्ज कितना हो जाएगा। तो बेटा सिंपल सा एडिटिव इन नेचर, मतलब सिंपल जैसे अलजेब्रिक सम करते हो पूरा आप सिंपल सम करके आप बता सकते हैं, मतलब वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये दो सिंपल प्रॉपर्टी हमने बात कर लिया। आगे हम लोग बात करते हैं, चीजों को नोट करते रहिएगा साथ साथ हमारे। अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए अगली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका मतलब यह है बच्चे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या मैं कर रहा हूं ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम का एग्जांपल लिया था, ठीक। अब बेटा सोडियम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां इसने निकाला तो क्या बन गया, सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, ओके, पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो मास का भी ट्रांसफर होता है। क्यों सर, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें क्या हुआ सर, इसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा क्लोरीन की बात करते हैं सर, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया, क्लोरीन नेगेटिव आयन, कितना हो गया 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। बेटा मास, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही तो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बेटा सोडियम, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सोडियम का मास ज्यादा है कि सोडियम पॉजिटिव आयन का, क्या बताओगे सर, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसको दिया है, दिया है सर, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। बहुत ध्यान समझिएगा भाई, तभी आपको क्लियर होगा चीजें। सोडियम है ये सोडियम आयन है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो हमने क्या कहा कि सोडियम चार्ज हो गया। पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। भैया इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है ना। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, समझिएगा, अब इसके एक इलेक्ट्रॉन अगर ये, अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको निगेटिव मतलब बेटा माइनस मतलब इसने दिया है इसको, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब इसके मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया तो इसमें मैंने कुछ गलत किया क्या, सोडियम आयन और सोडियम आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर, अच्छा यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा और तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। हाँ जाहिर सी बात है, सही, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो इसका मास कम होगा ना भाई, समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसका मास कम होगा। पहले इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, सोडियम का, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सोडियम आयन में क्या है, सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन और 11 कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास था, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास था।
इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो सोडियम आयन का मास होता है वह कम होता है किससे, सोडियम से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हुआ। चीजें आप समझते रहिएगा भाई, देखिए कंफ्यूजन मत पालिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, तो मास का भी ना ट्रांसफर होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो सोडियम आयन है, जो सोडियम आयन है उसका मास कम होगा किसके कंपैरिजन, सोडियम के कंपैरिजन। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन का जो मास होता है वह कम हो जाता है, डिक्रीजेज। अच्छा, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तब जाकर क्लोरीन नेगेटिव आयन बना है, मतलब इसका मास क्या हुआ, क्लोरीन के कंपैरिजन बढ़ गया। चार्ज हुआ लेकिन मास क्या हुआ, बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, हम सिंपल सा बस यही बताना चाहते हैं कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा या तो चार्ज लूज या तो चार्ज एक्सेप्ट, दोनों कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, एक बार हमको बता दीजिए। कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास का मतलब यही है, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इन द सेंस अगर इलेक्ट्रॉन कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या तो लूज करेगा, दोनों केस में मास पे इफेक्ट आएगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो जो आपका नया आयन पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। अगर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा नया उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। बस सिंपल सी इतनी बात आपको समझाना था कि ये प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। मैंने बहुत एक्सप्लेन्ड वे में आपको समझा दिया, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चे आप लोग। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, दो प्रॉपर्टी जो है जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अगला वीडियो बनाएंगे। और बार बार कर रहे हैं अगले वीडियो के लिए आप लोग नए चैनल कंपटीशन से प्यार को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए अगली प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होगा पॉइंट डाल लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इसका मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। बहुत ध्यान समझिएगा, इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या होता है बेटा। अगर जैसे मान लो कोई चार्ज है Q, ठीक, ये रेस्ट में है, अगर इसी चार्ज Q को हम मूव कराते हैं, इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, तो इस पे चार्ज के क्या इफेक्ट आएगा। तो इनवेरिएंट कहने का यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड द स्पीड ऑफ द चार्ज। इसका क्या मतलब, इसका लिख लीजिएगा, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज does not depend on the speed of the charge, and frame of reference। नोट करिए, हम इसको समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे बेटा अगर ये रेस्ट में था, इसके ऊपर चार्ज Q था, अगर आप इसको मूव कराओगे तब भी इसके ऊपर चार्ज Q ही रहेगा। अगर 2 कूलम का चार्ज है, ये रेस्ट में है, मतलब अगर रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराओगे किसी वेलोसिटी v से, तब भी इसके ऊपर 2 कूलम का ही चार्ज रहेगा। उसी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड इन द स्पीड ऑफ द चार्ज। आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए ये मार्कर है, इस पे 15 कूलम का चार्ज है, अगर इसको हम मूव कराते हैं क्या इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट आएगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर।
और एक सेंटेंस हमने और लिखा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं, अगर हमने देखा कि 5 कूलाम का चार्ज है, अगर आप मून पे जाके देखोगे तब भी इस पे 5 कूलाम का ही चार्ज रहेगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। जैसे बेटा मास क्या होता है, मास वेरिएंट इन नेचर होता है। जो मास प्रॉपर्टी हमने 11 पढ़ा था, क्यों, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराते हो ना तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इसके स्पीड से, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहां तक हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है। कोई समस्या, कोई दिक्कत आप जरूर बताइएगा। 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, समय देंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और एक चीज और बता दें, पहला लेक्चर तो हम फिजिक्स से प्यार पर ही अपलोड करेंगे वीडियो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा किस पे, कंपटीशन से प्यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो आप चैनल के थ्रू जब यूट्यूब खोलते हो ना तो जाते हो ना चैनल देखने हो, थोड़ा सा जैसे कम्युनिटी टैब पे गए, वीडियो पे गए, लाइव पे गए, तो आपको वहाँ चैनल मिल जाएगा। ओके, ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।